नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, ज़िंदाबाद और सभी की तैयारी, पढ़ाई-लिखाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार, एकदम बढ़िया वाली चली हुई है। आशा है बड़ी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी के साथ आप सभी एडब्ल्यू, टीपीयू के स्तर को समझते हुए अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त मेहनत आप सभी अपने सिलेबस को लेकर कर रहे हैं। बताइए कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी के हाल-चाल? और आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम असल में ये टॉपिक गलती से डल गया है, 2 डायमेंशनल मोशन नहीं होगा। आज भी आका आपका वन डायमेंशनल मोशन ही होगा, एक विमीय गति ही होगी। पहले थम्स अप करें, पुराने पढ़े हुए में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो, इसको भाई नीचे का मतलब क्या होता है बता? चलो, बहुत बढ़िया कमेंट थोड़े से बढ़ा दो भाई। वेरी गुड। चलो, तो शुरू करते हैं। देखिए कल तक हमने क्या पढ़ा था अगर हम रिवाइज़ करें, तो कल हमने काफ़ी कुछ कंटेंट कवर किया था। भाई बैकग्राउंड वाइड करो इसकी। देखिए कंटेंट में हमने कल क्या-क्या कवर किया था दोस्त? हमने सबसे पहले पढ़ा था लंबाई, लेंथ के 2 पार्ट पढ़े थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी और फिर हमने पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था गति यानी कि चाल, मतलब गति के ही 2 तरीके पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था हमने चाल और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने वेग, यानी कि स्पीड और स्पीड और वेलोसिटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। आज आगे चाल का एक अलग प्रकार पढ़ते हैं, एक नया प्रकार पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। चाल का भी है और वेग का भी है, दोनों का वही है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आप कहिए, ठीक है? तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, कुछ भी आप कह सकते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे औसत चाल, आप तो खैर बाद में नोट करते हैं। औसत चाल या वेग, दोनों एक ही बात है। एवरेज एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, दोनों की दोनों एक ही बातें हैं। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए आप 50 किलोमीटर अपनी बाइक को लेकर गए। आपका दोस्त जब आप आए तो आपसे पूछता है, "हाँ भाई, कितने पे चलाई बाइक? मतलब कितनी स्पीड पे बाइक चलाई थी?" तो बताइए आप क्या उत्तर करेंगे? अब आप सोचने पे मजबूर होंगे। आप कहोगे यार इस बात का एक जवाब कैसे दे सकता हूँ मैं? भाई जब मैं आगे जा रहा था, तो कहीं मान लो बाज़ार आया, मार्केट आई, भीड़-भाड़ थी, तो मैंने अपनी गति को धीमा किया, खाली सड़क थी, मैंने गति को तेज़ किया। एक बार एक बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था, तो मैंने बाइक को रोक भी लिया। तो मतलब इस बात का एक उत्तर दिया जा पाना तो असंभव है। अगर आपने मैथ्स में औसत यानी एवरेज की एक अच्छी नॉलेज रखी है, तो आप जानते होंगे एवरेज का मतलब क्या होता है कि जब डेटा बहुत सारा हो और आपको उत्तर 1 देना हो, तब हम एवरेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या सोचोगे, अच्छा मैंने 10 बार कम से कम अपनी चाल को बदला या वेग को बदला, स्पीड या वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, उस 10 बार का एक एवरेज बता दोगे, उस 10 बार का एक औसत बता दोगे। तो औसत चाल या औसत वेग का मतलब होता है कि भाई ये बताओ, अगर चाल पूछे, तो तुम ये देखोगे कि भाई कुल दूरी कुल दूरी तय करने में बस कुल कितना समय लगा, ठीक है? और अगर वेग की बात पूछेगा, तो कुल विस्थापन तय करने में कितना समय लगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। और अगर वेग की बात कर रहा है यानी औसत वेग, तो टोटल डिस्टेंस की जगह हम क्या रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट रख देंगे। तो ये क्या है आपका, ये है आपका औसत चाल का मतलब है कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय का अनुपात, और औसत वेग का मतलब है कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब देखो यहाँ से एक सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप पहले ये बताओ, हाँ जी इतना तो मुझे क्लियर है और ये तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? चलिए, ये पूनम गुड़िया का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कमेंट का।
चलो, अब देखो एक सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा वो कि भाई उसको एक बार बुलाना। देखिए, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा एक कलर डिस्टर्ब है ना अभी, इसको चेंज कर लेते हैं। हम्म। हाँ, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलो, देखिए सवाल क्या कहेगा आपसे, आपसे कहेगा कि एक व्यक्ति एक जगह से चलता है ए से, और कहां तक जाता है, बी तक। ठीक, ए से बी तक की दूरी है मान लो 10 किलोमीटर, और वो चलता है ए से बी तक मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, या वेग कह देगा इसी को। अब वो कहेगा फिर वो बी से ए तक आता है वापस, और बी से ए तक आने में दूरी तो 10 ही किलोमीटर तय कर रहा है, बस उसकी चाल या वेग मान लो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब वो आपसे पूछेगा, मान लो ये चाल का सवाल है तो ये औसत चाल पूछ लेगा। अच्छा, यहां पर चाल में और वेग में कोई फर्क नहीं है, उत्तर करने का तरीका दोनों का सेम होगा। अब ये बात आप समझ लो कि चाल और वेग में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है, केवल दिशा का फर्क है। अगर आप उत्तर के साथ दिशा बता रहे हो तो वेग है, नहीं तो वो चाल है। आंसर के साथ डायरेक्शन बता रहे हो तो स्पीड, नहीं तो वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो आप लोग क्या कर देते हो, आप कर देते हो औसत चाल का मतलब कि भैया जी दोनों को जोड़ दिया, 20 + 30, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 25। ये गलत तरीका होता है। चाल के सवालों में कभी भी इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। औसत चाल में आपको कैसे करना है, देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक बिल्कुल बेसिक मेथड से चलेंगे, और एक हम ट्रिक से चलेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है कि ये बताओ कि कुल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस, और कुल कितना समय लगा। पहले मेथड से देख लो टोटल टाइम कितना लगा, क्योंकि देखो औसत का फॉर्मूला ये नहीं है, औसत का ये है। तो मैथ्स वाला औसत का फॉर्मूला मत लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाना। भाई कुल दूरी कितनी है, तुम कहोगे कुल दूरी 10 जाने की 10 आने की, तो कुल दूरी कितनी है, 10 और 10। अब कुल समय कितना है, तो यहाँ का समय निकालो, यहाँ का समय निकालो। भाई यहाँ कितना समय हो जाएगा, तुम कहोगे भैया जी समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल को चलो मैं वी से दिखा रहा हूं, तो यहाँ का समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे चाल। दूरी है 10, चाल है 20, तो कितना आ जाएगा, 10 से एक बार, 10 से दो बार, 1/2 घंटे आ गया। और यहाँ का समय कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 10 है और चाल 30 है, तो 10 से एक बार और 10 से तीन बार, 1/3 आ गया। तो कुल समय कितना है, जाने का 1/2 और आने का 1/3, 10 और 10 20। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से 3 बार और 3 से 2 बार, ये 6 यहां पहुंच जाएगा। तो 20 गुणा 6/5, 5 से 4 बार और 4×6 = 24। ये तो हो गया मेथड से। अब तुम इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन औसत चाल की ट्रिक केवल यहां वहां लगेगी जहां पर जाने और आने की दूरी बराबर हो। जहां पर जा भी उतनी ही दूरी रहा हो और आ भी उतनी ही दूरी रहा हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा 2xy/x+y। बहुत सारे साथी ए भी कह देते हैं। एक्स और वाई क्या है, दो चाल हैं, किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो। इनमें से किसी को भी एक्स मान लो, किसी को भी वाई मान लो। तो तुम कहोगे भैया एक्स है मान लो 20 और वाई कितनी है आपकी 30। ठीक है, नीचे एक्स कितनी है 20, वाई कितनी है 30। तो 20 दूनी 40 गुणा 30/50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से 8 बार और 8 तिया 24। आंसर दोनों से बराबर ही आएगा, 24 ही आएगा। तो ये शायद सभी को आता होगा, बट हमें उससे भी ज्यादा जरूरी, ये सबको आता होगा बट उससे ज्यादा जरूरी कंसेप्ट पे भी ध्यान रखना है। हमें कंसेप्ट को भी क्लियर करना है। ठीक है, करो एक बार हम सबके, हाँ जी भैया ये बात मुझे समझ में आ गई है। तो अब कंसेप्ट समझ लिया ना, तो अगर मान लो दूरी अलग अलग भी हुई, भाई मान लो ये 10 हुई, ये 5 हुई, तो फिर तुम्हें कंसेप्ट से करना पड़ेगा, फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी। ठीक है, मेरी बात सबको समझ आ गई। अगर दूरी अलग अलग हुई तो फिर आपको कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा, ट्रिक से बात नहीं बनेगी।
तो ये हो गई आपकी औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल की ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब एक चाल और आपकी आती है जिसको हम बोलते हैं ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल या इसी को हम वेग भी कह देते हैं। इंस्टांटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये पीडीएफ में नहीं है तो मैं लिख दूंगा इसको हाथ से। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है। जैसे आपका दोस्त ये पूछे, यार रामनिवास आप, मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ भाई, आप प्लीज ऐसे ना कहें, क्यों टाइम लगा रहे हो इनमें, इतने चलो आगे चलो आगे। आपको मैं पिछले 3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तेज चलो तेज चलो। मेरे भाई, मैं हो सकता है आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर होंगे मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पर हर बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसके बेसिक क्लियर हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, और जो चीज़ सिलेबस का पार्ट है, मैं तो उसको सारी चीज़ें कराकर चलूँगा। अगर चीज़ें 100 करानी है, तो मुझे 100 ही कराकर चलनी पड़ेंगी। उसमें से आपको 30 आती हैं, अगर आप ये उम्मीद करें कि 30 को मैं छोड़ दूँ, केवल मैं उतना-उतना पढ़ा दूँ जितना आपको नहीं आता, तो प्लीज़ ये संभव नहीं है। ठीक है? तो प्लीज़, मैं हालाँकि इग्नोर ही करता हूँ, लेकिन आपके कमेंट परसों से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा हर दिन आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा संभव नहीं है कि केवल आपके हिसाब से चला जाए। ये एक पूरा बैच है, सभी के हिसाब से चलेंगे। रिक्वेस्ट है, तो उन सभी साथियों के साथ प्लीज़ कोऑपरेट करिए जिनको ये चीज़ें बेसिक्स नहीं आते हैं, और सिलेबस का पार्ट है तो हम इसको कराकर चलेंगे। ठीक है? चलो, अब देखिए इंस्टेंटेनियस क्या होती है मेरे भाई। मान के चलिए आपके दोस्त ने आपसे सवाल पूछा कि भाई ये बता, तू 50 किलोमीटर बाइक चला के आया है? तुम कहोगे जी हाँ। तो वो तुमसे पूछेगा कि तू एक फ्लाईओवर से गुजरा होगा। तुम कहोगे हाँ गुजरा था। तो वो कहेगा देख, जब वो फ्लाईओवर था ना, मतलब इस तरह से फ्लाईओवर से तुम गुजरे थे, और वहां पर एक पोल गढ़ा हुआ था, खंबा गढ़ा हुआ था। तुम कहोगे हाँ गढ़ा हुआ था। तो तूने जब उसको पार किया, खंबे को पार करते समय तेरी स्पीड कितनी थी? अब मुझे आप ये बताओ कि खंबे को पार करते समय क्या आपकी बहुत सारी स्पीड हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो इतनी मोटाई का खंबा हो, तो उसे पार करते समय आप अपनी गाड़ी को तेज भी कर दें, धीमा भी कर दें, मतलब 10-20 स्पीड बदल सकते हो क्या? नहीं यार, उसको तो सक से पार कर दोगे ऐसे, टक से। मतलब वहां पर आपकी एक ही स्पीड होगी। तो किसी एक क्षण पर जो स्पीड होती है, उसको कहते हैं हम ताक्षणिक स्पीड, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि ताक्षणिक स्पीड क्या होती है? ये होती है किसी एक क्षण पर चाल या वेग, यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी या स्पीड एट एन इंस्टेंट। ठीक है? वेलोसिटी या स्पीड एट एन इंस्टेंट, किसी एक क्षण पर जो चाल या वेग होती है उसे हम कहते हैं ताक्षणिक चाल या ताक्षणिक वेग। करो एक बार थम्स अप की। ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, और नोट अभी आपको नहीं करना है, बाद में आप नोट कर लेंगे। तो मैं सीधा अगले मुद्दे पर चलता हूं जिसका नाम है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछो, नहीं तो फिर मैं आपको अगले मुद्दे पर लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है एसेलरेशन, यानी कि त्वरण। इसका मतलब है ए। ठीक है? चलिए, टाइम सेम हो तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज स्पीड का? समीर बाबू, टाइम सेम है तो फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर आपको बेसिक फॉर्मूले से ही कराना पड़ेगा। चलो, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले इसको फील करो थोड़ा सा। आप और आपके दोस्त बाइक पे बैठे हुए हैं, अब आपका दोस्त चला रहा है मान लो किसी स्पीड पे, तुम कहोगे ए यार ये हमें एक्सीलेटर दे। जनरल भाषा में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिलेट नहीं कर पाते हैं। तुम कहते हो एक्सीलेटर दे, क्यों हरीश भाई कहते हो ना, हे एक्सीलेटर पे पैर क्यों ना रखता। तो एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है कि आप चाह रहे हो उससे कहना कि भैया इसकी गति को बढ़ा, क्यों हरीश बाबू, यही तो चाह रहे हो। जब आप ये कहते हो हे एक्सीलेटर क्यों ना देता, तो आप चाहते हो कि गति बढ़ाए। यानी कि जब भी आप चाहते हो कि इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़े किसी भी वाहन की, तो उसको कहते हो आप जनरली एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। अब देखो, देखा ये जाता है कि एक बात सोचो ना, मान लो दो वस्तुओं ने गति बढ़ाई, एक दोनों ने गति 20 से 40 करी अपनी, एक ने 20 से 40 जाने में लिया 5 सेकंड, एक ने लिए 20 सेकंड। तो कौन सी चीज अच्छी है? जिसने कम समय लिया। तो गति तो बढ़े, लेकिन उसका समय के साथ भी एक संबंध हो,
उसका समय के साथ भी एक रिलेशन हो, इसी चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जब हम गति में होते हुए परिवर्तन को समय के साथ देखते हैं तो उसी को हम त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण का मतलब होता है कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय के साथ में हुआ, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, कितने टाइम में हुई। अब तुम कहोगे यार भैया मैं यहाँ ये क्यों नहीं कह रहा कि चाल में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। चाल में परिवर्तन को त्वरण नहीं कह सकते हो, क्योंकि सुनो, त्वरण का मतलब क्या है? देखो, त्वरण तुम्हें ये बता रहा होगा कि वेग बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब त्वरण आगे की दिशा में है, और वेग घटेगा तो त्वरण पीछे की दिशा में है। मतलब त्वरण एक सदिश राशि है, उससे तुम्हें ये पता लग रहा है, भाई त्वरण का मतलब ये पता लग रहा है कि कोई बाइक तेज चलेगी या स्लो चलेगी। अच्छा, और मैं बता दूं, केवल वेग बढ़ने को ही त्वरण नहीं बोलते हैं, घटने को भी आप त्वरण बोल सकते हो। बढ़ने को प्लस का त्वरण, घटने को माइनस का त्वरण। तो त्वरण तो एक्सेलरेशन तो खुद में एक एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये सदिश से ही बन पाएगी, और सदिश कौन है? वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम माने कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है, ये नोटेशन फिक्स रहेगी, जो वस्तु जिस भी वेग से चल रही है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो u होगी, और उस वस्तु का अंतिम वेग जो होगा, उस वस्तु की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो कैसी होगी? v। इनिशियल u, अंतिम v। तो मुझे बताओ परिवर्तन कितना हो जाएगा? परिवर्तन का मतलब हमेशा होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। वेग परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी को हम बोल देते हैं डेल्टा वी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई टी, और डेल्टा वी का मतलब क्या है? वी माइनस यू बाई टी। जब भी परिवर्तन कहे तो आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब सवाल उठता है, ठीक है ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, अब सवाल उठता है इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो देखो भाई, इसकी अगर आप मुझसे यूनिट पूछोगे, मात्रक पूछोगे, तो क्या हो जाएंगे? देखो, वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, और नीचे एक समय है, इसका मात्रक सेकंड हो गया, तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर सेकंड की पावर -2। अब इसकी डायमेंशन लिखिए, इसकी विमा लिखिए। तो भैया जी विमा क्या हो जाएगी? हमने सीखा, m के लिए l लिख लो और सेकंड के लिए t लिख लो, विमा हो जाएगी LT-2। और कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करिए फटाफट से थम्स अप कि जी भैया ठीक है, इतना तो मैं बड़े आराम से समझ लूंगा। अब अगर कोई ये कहना चाहे कि ये एक सदिश राशि क्यों है, देखिए, वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, माइनस लोगे, ये एक अदिश राशि है, स्केलर है, प्लस लोगे, माइनस में प्लस का भाग करोगे, उत्तर माइनस आएगा, और माइनस का मतलब सदिश होती है। तो वो आप प्लस माइनस वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। तो बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक हो जाएगा? देखो, अगर एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सीजीएस पद्धति में मीटर की जगह सेंटीमीटर लगा लो, सेकंड तो सेकंड ही होता है। और ये सब चीजें मैंने लिख दी हैं कि ये एक सदिश राशि है। विमा भी मैंने इसकी लिख दी है LT-2। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, त्वरण से रिलेटेड। देखिए भाई, त्वरण का मतलब हमने क्या कहा, ये सब मैंने लिख दिया है, यहां मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने कहा कि भाई साहब वेग का परिवर्तन, ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग का परिवर्तन। देखो मेरे भाई, वेलोसिटी का जो चेंज होगा, वेग का जो परिवर्तन होगा, ये दो तरीके, भाई ये तो दोनों चीजें हो सकता है ना। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का परिवर्तन तो दोनों चीजें हो सकता है। कैसे? देखो, वेग के परिवर्तन का मतलब वेग बढ़ भी सकता है, वेग का बढ़ना, वेलोसिटी का इंक्रीज होना, या भैया वेग घट भी सकता है, वेग घटना, वेलोसिटी का डिक्रीज होना। राइटिंग पे मत जाना, यहाँ थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, पीछे सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, यहाँ से नोट ही नहीं करना आपको, बस यहाँ समझो। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, तुम तो कह रहे हो वेग का परिवर्तन त्वरण है,
इसका मतलब वेग का बढ़ना भी त्वरण है, घटना भी त्वरण है। तो क्या दोनों एक ही बात है? तुम कहोगे नहीं। देखो, अगर वेग का बढ़ना हो तो उसको असल में आपको कहना चाहिए धनात्मक त्वरण। अगर वेग बढ़ रहा है तो आपको कहना चाहिए धनात्मक त्वरण, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण को आपको क्या कहना चाहिए? ऋणात्मक त्वरण, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन को जनरली आप खाली एक्सेलरेशन भी लिख देते हैं, खाली त्वरण भी कह देते हैं। धनात्मक त्वरण को आप त्वरण भी कह देते हैं, लेकिन ऋणात्मक त्वरण को आप मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को आप क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण को क्या कह सकते हो। यहां कर देते हैं सेपरेशन कि वेग बढ़ रहा है तो त्वरण कहो या धनात्मक त्वरण कहो, और अगर वेग घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहेंगे। ठीक है, फटाफट से एक बार बात बताइए। अब आगे वो कहेगा कि बताइए, इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, एक समान त्वरण का मतलब क्या है? एक समान त्वरण का मतलब गति से जोड़ के बताइए, वेग से जोड़ के बताइए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो मुझे उसका वेग बताइए, वेलोसिटी बताइए कैसी होगी। उसका वेग एक समान होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा या शून्य होगा? मेरा आपसे सवाल, एक समान त्वरण का मतलब वेग के संदर्भ में क्या रहेगा, वेलोसिटी के संदर्भ में क्या रहेगा? जरा देखें किस किस को बिल्कुल गहराई में चीजें समझ में आ रही हैं। यहां से एक बड़ा कंफ्यूजन बन सकता है। एक समान त्वरण का मतलब वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। एक समान त्वरण, अगर त्वरण एक समान है, देखो पहली चीज तो आप ये समझो कि एक समान का मतलब क्या है कि भाई एक जैसा है वो। एक जैसा का मतलब अगर आपकी बाइक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे चल रही है तो 5 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे चलती रहेगी। अच्छा, एक समान, अब आप इसको क्या पढ़ोगे बताओ, धनात्मक या ऋणात्मक? मैंने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर वो खाली त्वरण दे रहा है तो आप उसे अंडरस्टूड करोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है भाई? वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम, अरे भैया सोचो, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक समान त्वरण का मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बाइक 5 मीटर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है। मैंने अब देखा, फिर मैंने 10 सेकंड देखा, बाद देखा, तब भी उसका एक्सेलरेशन यही था। अब मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन का असल मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन का असल मतलब यही है, यहां ये बात आप कह रहे हो, अगर कोई बाइक 5 मीटर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे है तो आप ये कह रहे हो कि एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। यही बात तो कह रहे हो, एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर आपने बाद में देखा तो अगले सेकंड भी इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड ही थी, या ये बढ़ जाएगी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? लो भैया, एक ने तो कह दिया वेलोसिटी ही जीरो है। वेलोसिटी पहले समझो, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है? वेलोसिटी जीरो होने का मतलब प्रैक्टिकली सोचो, बाइक रुक गई। क्या यार ऐसा होगा कि बाइक रुक ही जाएगी? अरे नहीं यार। अगर एक्सेलरेशन एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइक, देखो पहले और गहराई में समझो, अभी यहां चलने से पहले एक चीज को समझो आप मेरे। पहली चीज कि अगर मान लो, पहले वेलोसिटी को समझो। अगर वेग आपका एक समान है, अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, एक समान बढ़ रही है, इसको समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ करते हो। यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। अगर वेग बढ़ रहा है, पहली चीज तो बढ़ रहा है, और कैसा? एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया उसमें एक्सेलरेशन है। देखो जब भी वेग घटेगा या बढ़ेगा, एक्सेलरेशन तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। अब वेग बढ़ेगा तो प्लस का एक्सेलरेशन,
प्लस का त्वरण, और अगर वेग घटेगा तो माइनस का एक्सेलरेशन। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई। इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। ये समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक समान रूप से बढ़ रहा है किसी वस्तु का वेग, तो उसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है? तुम कहोगे पॉजिटिव है, प्लस का एक्सेलरेशन है। यही बात तो कहोगे। त्वरण, त्वरण को अपने आप में धनात्मक ही कहना पड़ेगा, मतलब त्वरण है तो सही वहां पर। अगर किसी वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण है वहां पर, अगर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे वो कहता है कि किसी वस्तु का वेग एक समान है, वेलोसिटी जो है, वेग है, वो कैसा है, एक समान। तो मुझे बताओ त्वरण पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वेग एक समान है? जल्दी बताइए। अगर वेग एक समान है तो त्वरण का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? हाँ, पॉजिटिव नहीं होगा भाई। वेग एक समान का मतलब क्या है कि तुमने अपनी बाइक का एक्सीलेटर उठा ऐठा और एक जगह ले जाके रोक दिया। यहां ऐठा, बाइक 40 की स्पीड पकड़ ली, फिर तुमने रोक दिया। इसी को तो तुम कहोगे वेग एक समान है, कि वस्तु जितनी तेज चल रही है उतनी तेज चल रही है। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ऐठना, ऐसे ऐसे करना। तुम तो ऐसे कर ही नहीं रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हम क्या समझते हैं कि वेग एक समान है तो एक्सेलरेशन भी एक समान है। वेग एक समान है तो एक्सेलरेशन जीरो है। वेग, एक्सेलरेशन आएगा कब, आएगा जब जब वेग घटेगा या बढ़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होने में या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तब ही एक्सेलरेशन आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर है, इसको फिर छोड़ भी सकते हैं। इसको रहने दो, मैं ये चीज समझाना चाह रहा था इस एग्जाम्पल की मदद से। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फटाफट से एक बार थम्स अप करोगे, हाँ जी क्लियर है। अगर वेग एक समान है तो कोई ये ना कहना कि त्वरण भी एक समान होगा। वेग एक समान होने पर त्वरण जीरो होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये आसान सी चीज हो गई हमारे लिए और इसको हम आराम से कर लेंगे। अब भैया अगर ये समझ में आ गया हो ना, एक्सेलरेशन, तो फिर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त तरीके चीज पर लेकर चलूंगा जिसका नाम है ग्राफ। एक बार रिया का स्क्रीनशॉट दे देना मुझे। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। और देखिए, ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, अगर तुम रटोगे तो ये कभी कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आएगा। अगर तुमने समझ लिया तो किसी भी चीज का ग्राफ मैं तुम्हें दे दूं, ये बहुत आराम से सारे ग्राफ आपको क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आपको सारे की सारी चीजों को, एक एक मेरी बात को सुनना पड़ेगा। देखो, पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, दूरी समय का ग्राफ या विस्थापन समय का ग्राफ, दोनों एक ही बात है, या तो दूरी समय कह लो या विस्थापन कह लो। मतलब ग्राफ के मामले में दूरी समय का ग्राफ और विस्थापन समय के ग्राफ के में कोई फर्क नहीं होगा, एक ही चीज होगी लगभग। अब देखो, मैं ये मानता हूं पहला कि हम पढ़ेंगे दूरी समय का ग्राफ जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु कैसी है, स्टेशनरी। ठीक है, वस्तु रुकी हुई है। अब एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे मैं हूं, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, तो समय में से और विस्थापन में से क्या बढ़ता हुआ चला जाएगा, दोनों चीजों में से बताइए। अच्छा, हम विस्थापन समय के ग्राफ पढ़ लेते हैं। दूरी समय का ऐसा ही बनेगा, विस्थापन और समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाएंगे, यहां लिख लेते हैं एस से, और समय को टी से दिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर और समय की यूनिट होगी सेकंड। ठीक है, मुझे बताओ, वस्तु रुकी हुई है तो दोनों में से क्या चीज बढ़ेगी? भैया टाइम तो बढ़ेगा, टाइम को तो बढ़ने से तुम नहीं रोक सकते हो। अच्छा, देखो, टाइम का जीरो होने का क्या मतलब है? टाइम कभी जीरो नहीं होता। जीरो का मतलब है आप कहां से शुरुआत कर रहे हो। जैसे मान लीजिए 8:36 है, मैं कोई प्रैक्टिकल अब से शुरू करता हूं, तो मैं 8:36 को जीरो मान लूंगा। ठीक है, चलो मैंने माना जीरो। अब समय तो लगातार बढ़ेगा। मान लो मैं किसी रुकी हुई वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा हूं, हर एक 5 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। फिर कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड बाद ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा
अगर कोई आपसे कहे ये कहाँ से नापा जा रहा है, तो ये यहाँ से नहीं नापा जा रहा है, ये यहीं से नापा जा रहा है। उसके बाद 5 सेकंड बाद तो 15 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से नापा जा रहा है। मतलब अगर आपने पहले 5 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद, फिर 5 सेकंड बाद देखा, तो शुरू से तो आपने 15 सेकंड बाद ही देखा ना। तो हमेशा किसी भी वस्तु की ऑब्जर्वेशन यहाँ से होती है। फिर मान लो 20 सेकंड बाद, तो मैंने पाया कि भैया वस्तु ना बढ़ी जरा-सी भी, वो तो जहाँ थी वहीं है। या ये भी हो सकता है कि मान लो एक वस्तु कहीं से चलकर आई है, कहीं का मतलब तुम उसी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, देखो अगर आप ये पूछना चाहो मुझसे कि देखो जैसे मान लो ये है, अब आप मुझसे पूछना चाहो आपकी स्थिति क्या है, तो इस बात का कभी उत्तर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि तुम बात ही अधूरी पूछ रहे हो। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कहाँ से, क्योंकि मेरी स्थिति हर जगह से अलग-अलग है। इधर की दीवार से 15 मीटर है, इधर की दीवार से 25 मीटर है, इधर की दीवार से 40 मीटर है। तो जब भी आप ये पूछें कि भई कौन-सी पोज़ीशन है, तो इसका मतलब आप एक रेफरेंस तो लेते हो। जैसे जब आप कोऑर्डिनेट देखते हो ना किसी भी चीज़ के गूगल मैप में, तो रेफरेंस क्या होता है? समुद्र तल। हमेशा ऊँचाई समुद्र तल से बताई जाती है। कभी स्टेशनों पे तुमने पढ़ा होगा हरीश बाबू, तो लिखा होता है बोर्ड पर कि समुद्र तल से ऊँचाई इतनी, पढ़ा है? तो वो उस जगह की ऊँचाई बताई जा रही है। अब कहाँ से ऊँचाई बताओगे? तो वो सर्कुलर मोशन से बचाओगे, ठीक है ना? तो आप कहोगे कि विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब मान के चलो कोई या तो ये कहे कि भैया मैंने तो मतलब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ और मैंने वस्तु को यहीं पाया है। या एक साथी ये कह रहा है कि भैया मैंने देखा ये वस्तु पहले तो चल के आई 5 मीटर, मतलब जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो ये 5 मीटर चल के आई, बट फिर ये रुकी ही रही। मतलब ये एक किसी जगह से चल कर आई 5 मीटर, या मान लो इसको मैंने 0 ले लिया, यहाँ से चल कर आई 5 मीटर, फिर ये 5 ही मीटर रही। आ रही है आपको बात समझ में कि रेफरेंस पॉइंट से 5 मीटर चलकर आई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये वस्तु रुकी हुई है, स्थिर अवस्था में है। तो चाहे 0 ले लो, चाहे आप 5 ले लो, किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बनाना है, तो देखिए ग्राफ का मतलब ये होता है कि 2 पैरामीटर की स्टडी हम एक साथ कर रहे हैं। ग्राफ का अर्थ होता है कि 2 पैरामीटर की स्टडी हम एक साथ कर रहे हैं। यानी कि यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, टाइम हमेशा यही लिया जाता है। अब देखो ये होती है 0, यहां पे दोनों चीज 0 है। इस एक्सिस को 5-5 के हिस्सों में बांट लो। ये 5, ये 5, ये अंतर 5, ये अंतर 5, मतलब लगभग ये अंतर बराबर रहना चाहिए। और यहाँ पर चलो हमने इसको 5 मान लिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ इतना 5 माना है तो यहाँ भी इतना ही 5 मानना है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ 5 मान सकता हूँ। ये और ये दोनों अक्ष फ्री हैं, बट अगर तुमने 5 यहाँ माना है तो 10 भी लगभग इतने ही अंतर पे मानोगे, ठीक है? अब देखिए मुझे बताओ 0 पे तो दोनों 0 हैं, खत्म। 5 पर 5 है, यानी समय 5 पर ऊपर उठते चले जाओ जब तक विस्थापन पे 5 ना पहुँच जाओ, पहुँच गया? समय 10 पर विस्थापन 5 ही है, समय 10 पर ऊपर उठो जब तक विस्थापन 5 ना आ जाए, आ गया। समय 15 पर उठो, समय 20 पर उठो। अब अगर इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ग्राफ कैसा जाएगा? एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कहने से बात नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। आपको 2 बातें कहनी होंगी कि भाई देखो ग्राफ जो है सीधी रेखा है, लेकिन समय अक्ष के समांतर है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो सवाल क्या आएगा? अब इससे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं कि ग्राफ कैसा आया है। ग्राफ आया है समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। अब सवाल क्या आएगा? सवाल कहेगा बताओ दूरी समय का ग्राफ एक स्थिर वस्तु के लिए कैसा होता है? दूरी समय का ग्राफ एक स्थिर वस्तु के लिए कैसा होता है? तो आपका उत्तर होगा समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। या और दूसरा सवाल कैसे पूछेगा? सवाल कहेगा कि बताओ दूरी समय का ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ एक स्थिर वस्तु के लिए कौन सा होगा? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा होगा? ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शन होंगे। ग्राफ देगा, बताओ ये होगा
ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कौन-सा ऑप्शन चुनोगे? सीधी बात है, आप फटाक से ये ऑप्शन चुन दोगे। बोलो क्लियर? पहले इंग्लिश यूज़ करो, वर्ड बाद में हिंदी। लक्ष्य बाबू, अगर मैं यही ध्यान देने पे रह गया, तब तो फिर क्लास हुली भई। देखो, ये प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता कि कौन-सा शब्द पहले यूज़ करूँगा। आप पता है, मतलब इस चीज़ को समझो कि 2 भाषाओं में एक साथ पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है, रियली बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक तो हर चीज़ बार-बार रिपीट करनी पड़ती है, एक बार इंग्लिश में, एक बार हिंदी में। तो यही बहुत मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी हम पूरी 100% कोशिश मैं करता हूँ। बट ये प्लीज़ मत करो कि पहले ये भाषा बोलो या पहले वो भाषा बोलो, फिर तो मैं इसी बात को सोचने में रह जाऊँगा 5 मिनट तो, कि मैं पहले इंग्लिश बोलूँ या हिंदी बोलूँ। कंटेंट कैसे निकलेगा फिर? ठीक है? तो आप कहोगे कि अगर दूरी समय ग्राफ के हिसाब से वस्तु स्टेशनरी, अब देखो, पेपर में आपको ये कहानी नहीं देगा, ये सारी कहानी नहीं देगा, वो सिर्फ़ ये बोलेगा कि बताओ ये किसका ग्राफ है? मान लो ग्राफ दे के लैंग्वेज पूछ लेगा कि बताओ किसका ग्राफ है ये? तो तुम कहोगे दूरी समय का ग्राफ है और वस्तु कैसी है? स्थिर है, यानी कि स्टेशनरी है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है ना कि वस्तु जो है वो जहाँ है वहीं है, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बढ़ रही है। वस्तु की स्थिति समय के साथ में नहीं बढ़ रही है। ठीक है? अब ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इवन यहाँ भी हो सकता है। ये टाइम एक्सिस पे भी हो सकता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो हो गया दूरी समय का ग्राफ जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। चलो वो सारी चीजें मैं लिख देता हूं, बाकी पेपर में ये सब मिलेगा नहीं। अब पढ़ लेते हैं दूसरा ग्राफ कि जब वस्तु चलना शुरू कर दे। पढ़ेंगे दूरी समय का ये ग्राफ, लेकिन अब वस्तु चलना शुरू कर देगी। नंबर 2 है गतिमान। वस्तु कैसी है? गतिमान है, यानी कि मूविंग है। अब देखो, गतिमान में वस्तु के पास दो तरह के ऑप्शन हैं। या तो वो अपने वेग को, भाई गतिमान का मतलब वो वेग बढ़ाएगी, वेलोसिटी बढ़ाएगी अपनी। तो वेलोसिटी बढ़ाने में दो ऑप्शन है, या तो वो एक समान रूप से बढ़ाए या तो वो असमान रूप से बढ़ाए। ठीक है? तो मैंने कहा वस्तु गतिमान है, और गतिमान का मतलब क्या है कि उसका वेग एक बार तो एक समान रूप से बढ़ रहा है और एक बार असमान रूप से बढ़ रहा है। तो एक काम करो, इसके सब पार्ट बना लेते हैं कि इसका ए पार्ट है गतिमान का मतलब वेग, भाई घट या बढ़ रहा होगा। तो आप कहोगे कि वेग, चलो पहले मैं बढ़ना ले लेता हूं, वेग एक समान बढ़ रहा है। अब इसमें कितनी सारी बातें हैं कि पहली चीज तो वेग बढ़ रहा है और वो भी एक समान रूप से, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है? अब मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा। अब हम उस तरीके से नहीं करेंगे, बच्चों वाले तरीके से नहीं करेंगे, वैल्यू ले लेके। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है आपका टाइम। ठीक है? अब समझ गए ना आप कि यहां पर कुछ वैल्यूज होंगी, यहां पर कुछ वैल्यूज होंगी, वो बढ़ती हुई होंगी। अब अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, देखो एक समान रूप से बढ़ने का मतलब क्या होगा कि भाई समान समय में समान दूरी तय करोगे। भाई एक समान रूप से बढ़ने का मतलब क्या है? वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती हुई चली जाएगी। अगर वस्तु की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस बात का मतलब क्या होगा? अच्छा बताओ, वस्तु की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? उसके विस्थापन पे क्या फर्क पड़ेगा? विस्थापन समय के साथ में घटेगा, बढ़ेगा या जीरो रहेगा? अच्छा चलो, एक ना इसमें ये पार्ट बनाते हैं, अभी रुक जाओ। इसमें बिल्कुल बेसिक उठाते हैं कि वेग एक समान है, बस वेग एक समान है, हम ये नहीं कह रहे बढ़ रहा है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नोट तो आपने किया ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं, ये और ज्यादा बेसिक है कि वेग कैसा है? एक समान है। एक समान का मतलब क्या होता है? देखो, एक समान का मतलब घटना या बढ़ना नहीं होता। एक समान का मतलब होता है आपने बाइक के एक्सीलेटर को ऐंठा और जब वस्तु ने एक स्पीड पकड़ ली जितना आप चाहते थे, मान लो 40 चाहते थे, 40 पकड़ ली, तो आपने 40 पे ले जाके रोक दिया। अब मैं कह रहा हूं कि वेग कैसा है? एक समान है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? एक समान होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। एक समान होने का मतलब एक जैसा है,
तुम जब भी देख रहे हो तुम्हें एक ही जैसी चाल नजर आ रही है, अभी देखो तो भी 40 है, आगे देखो तो भी 40 है। तो एक समान में मैं आपसे ये पूछता हूं कि विस्थापन पर क्या फर्क पड़ेगा? वेग एक समान है, बट विस्थापन पर क्या फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो एक बात ध्यान रखना कि ये मत कहना कि वेग एक समान है तो विस्थापन भी एक समान होगा। सोच के देखना थोड़ा सा। भाई वेग एक समान का मतलब क्या है कि तुमने 40 पे रोक दिया, मतलब 40 का मतलब है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर तुम इसको मान लो 2 घंटे बाद भी देखो और तुम कह रहे हो वेग एक समान है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही मिलेगा। लेकिन विस्थापन का मतलब तुम ये कह रहे हो कि देखो भाई आपने अपने घर से बाइक चलाई और वो चल रही है एक समान वेग से, तो विस्थापन तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, आपकी अपने घर से दूरी तो लगातार बढ़ती चली जा रही है ना। यानी कि आपने अगर यहाँ 1 घंटे में मान लो यहाँ से शुरू किया और 2 घंटे तक आप चले, हर घंटा 40 किलोमीटर चल रहे हो तो 2 घंटे में कितने चले जाओगे? 80 किलोमीटर चले जाओगे। मान लो यहाँ 0 थे, कितना चले गए? 80। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विस्थापन क्या होगा? मुकुल शर्मा घटेगा कैसे यार, कैसी बात कर रहे हो? अगर वेग एक समान भी है, तो विस्थापन तो बढ़ेगा यार। तुमने अपने घर से बाइक में किक मारी और चलो उसे घर से निकलते ही 40 पे ऐंठ के छोड़ दिया, अब तुम्हारी बाइक चलती चली जा रही है, तो तुम्हारा घर से विस्थापन घट रहा है, बढ़ रहा है या एक समान रह रहा है? अरे भाई तुम्हारा विस्थापन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमारी समस्या क्या है? हम दिक्कत ये कर लेते हैं कि सवाल है वेग का, हम विस्थापन को भी एक समान कह देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वेग एक समान है तो भैया जी विस्थापन कैसा होगा? आपको कहना पड़ेगा कि भाई साहब डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट बात आती है, एक समान रूप से इंक्रीज होगा या अलग अलग इंक्रीज होगा? इसका मतलब क्या है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। टाइम चलो मैंने देखा, पहले देखा 0 पे, फिर देखा 5 सेकंड बाद, फिर 10 देखा, फिर 15 देखा। और मान लो आपकी बाइक चल रही थी, या चलो इसको और छोटा ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 0 1 2 3, मान लो आपकी बाइक की गति है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 0 पे तो 0 ही है, पहले सेकंड आपकी गति 20 मीटर हो गई विस्थापन, 2 सेकंड बाद ये 40 मीटर जा चुकी होगी और 3 सेकंड के बाद ये 60 मीटर जा चुका होगा। इसका मतलब यही तो है। तो भाई समय मान लो यहां ले लिया हमने 1 2 3, ये ले लिए 0 20 40 60, एक पे इतना है, 2 पे इतना है, 3 पे इतना है। तो आप अगर इसको मिलाओगे तो ये आपको एक सीधी रेखा नजर आएगा। इसको भी आप ढंग से बनाओगे तो ये भी आपको इसी में दिखेगा, यानी कि ये एक सीधी रेखा नजर आएगा। और महाराज जी इसके बीच का अगर आप एंगल निकालोगे, निकालना सिखाऊंगा एंगल, तो ये 45 डिग्री आएगा दोनों जगह से। अगर वस्तु का वेग यूनिफॉर्म है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ेगा। और कैसा बढ़ेगा? यूनिफॉर्म बढ़ेगा। तो आप कहोगे ग्राफ कैसा जाएगा? आप कहोगे महाराज जी ग्राफ जाएगा मूल बिंदु से 45 डिग्री के कोण पर, मूल बिंदु से 45 डिग्री पर सरल रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन। बोलो ये बात सबको समझ में आई है कि अगर वेग एक समान है, अगर वेग एक समान है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री से चलेगा। ठीक है। अब देखिए अगला मुद्दा क्या हो सकता है। एक आदमी ने कहा यार देखो वस्तु गतिमान है तो जरूरी थोड़ी कि उसका वेग एक समान ही हो सकता है वेग घट रहा हो या वेग बढ़ रहा हो। हिमांशु भाई का स्क्रीनशॉट दे दो। या तो वेग बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ऐसा भी संभव है। तो 2 का नेक्स्ट पार्ट बनाओ, 2 का बी पार्ट, कि वस्तु है तो गतिमान लेकिन वेग क्या है? वेग बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कुछ मतलब कितनी गहराई तक जा सकते हो तुम, कहीं भी पहुंच जाओ। अब वेग अगर बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई फिर से वही बात है, अगर
वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ता हुआ चला जाएगा तो आपके द्वारा तय विस्थापन भी लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब तो सारे ग्राफ वैसे ही बनेंगे ना भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूं वेग बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप कहोगे देखो भाई, अगर वेग बढ़ेगा तो डेफिनेटली समय के साथ विस्थापन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये समय है और ये क्या है आपका विस्थापन। अब इसमें भी दो वैरायटी बन सकती हैं। कैसे दो वैरायटी बन सकती हैं? देखिए, एक वैरायटी इसमें ये हो सकती है कि वेग जो है, मान लो तुमने वेग बढ़ाया ऐसे। वेग बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सीलेटर ऐंठ रहे हो, अभी एक्सेलरेशन पे मत जाओ, वेग और डिस्प्लेसमेंट तक रहो, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तक रहो। दो तरीके हैं वेग बढ़ाने के, सुनना। ऐसे बढ़ा सकते हो, एक बढ़ाएगा, मतलब एक तो कह रहा है कि मैं समान समय में समान वेग बढ़ा रहा हूं, एक कह रहा है कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो दो वैरायटी बन सकती हैं कि या तो वेग तुम्हारा समान रूप से बढ़ रहा हो या वेग तुम्हारा असमान रूप से बढ़ रहा हो। समान बढ़ रहा हो, सेम, या ये वेग तुम्हारा असमान रूप से बढ़ रहा हो। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है? असमान यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। इसको ना रटने की कोशिश मत करना, समझ लो एक बार, कितने सारे कितनी गहराई में आपको ले जाए सब क्लियर हो जाएगा। अब एक समान में और असमान में फर्क क्या होगा? देखो मेरे हिसाब से फर्क ये होगा कि एक समान का मतलब हम ये कह रहे हैं, अगर विस्थापन के हिसाब से देखोगे कि अगर वस्तु एक समान वेग से चल रही, एक समान वेग बढ़ रहा है, तो विस्थापन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका कहना ये होगा कि भैया देखो, अगर वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ेगा तो विस्थापन पे फर्क ये पड़ेगा कि मान लो मैं उसको जीरो पे देखता हूं तो चलो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, फिर मैं देखता हूं 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, और मान लो वस्तु अपना वेग हर सेकंड एक 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 बढ़ाती चली जा रही है। तो अगर मान लो अभी उसका वेग 1 मीटर पर सेकंड से मैं शुरू करता हूं, यानी 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी? एक। बट अब यहां से यहां तक ये बढ़ जाएगा। अगर देखो सुनो, वेग बढ़ा दिया तुमने 1 मीटर पर सेकंड, और भाई यहाँ 1 मीटर पर सेकंड था, अब तुमने बढ़ा के कर दिया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस सेकंड में तुम्हारी वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 2 मीटर। ये तो इसी सेकंड की बात है, बट हम कहां से ले रहे हैं? यहां से। तो यहां तक तो वो 3 हो जाएगी ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर ये बढ़ के कितना हो जाएगा? मान लो फिर तुम कहते हो जी वेग हो गया 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस सेकंड में, अगले सेकंड में 3 मीटर दूरी तय की। तो 3 मीटर ये, 2 मीटर ये, 1 मीटर ये, कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। यानी कि ये जो ग्राफ है आपका, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और एक समान का मतलब क्या होगा? कि ये यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। यूनिफॉर्मली बढ़ने का मतलब क्या होता है? अब आप इस पर पॉइंट तो बनाओ जरा। आप पॉइंट बनाइए, जीरो पे जीरो, एक ये है, 1 2 3 4, और यहां बनाओ मान लो 1 सेकंड। अगर तुम्हें मान लो 1 3 और 6 बनाने हैं, मान लो तुमने डिस्प्लेसमेंट को इतना कह दिया एक, थोड़ा कम लो इसको, इतना कह दिया एक, तो 3 कितने को लेना पड़ेगा? करीब इतने को। और 6 कितने को लेना पड़ेगा? करीब इतने को। तो पॉइंट मिलाकर देखो, इसके पॉइंट मिलेंगे। जीरो पे जीरो है, ठीक है, 1 पर 1 है, 3 पर 2 है, 2 पर 3 है, 2 पर 3 है, और 3 पर 6 है। 3 पर कितना है? 6 है। क्या ये कभी भी एक सीधी लाइन में आ पाएंगे? नहीं। अगर तुम इन्हें मिलाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन को कर्व बनाना पड़ेगा, आपको एक वक्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा, आपको एक वक्र बनाना पड़ेगा। तो अगर वेग बढ़ेगा एक समान रूप से, तो ये कैसा हो जाएगा? ये एक वक्र होगा, ये एक वक्र होगा, यानी कि कर्व होगा। और कैसा कर्व होगा? बढ़ता हुआ। अगर वेग एक समान असमान रूप से बढ़ रहा है, तो देखो असमान का मतलब तो भैया ये होगा कि ये जो कर्व है ना, ये और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, बस इतना सा फर्क है। आएगा तो यहां भी कर्व ही, बट ये और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा आएगा। तो आप कहोगे कि ये कर्व ऐसा 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 हो सकता है, ऐसा आ जाए इंक्रीजिंग स्लोप के साथ में। ठीक, तो उसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि ज्यादा वक्र कम वक्र, वो सिर्फ ये पूछेगा कि बताओ ग्राफ कैसा होगा। तो आप कहोगे वक्र होगा, यानी कि कर्व होगा, बस। तो इसको आपको रटना है ही नहीं, आपको चीजों को बस समझते हुए चलना है कि ग्राफ किस तरह का क्या बनेगा। तो गतिमान वस्तु के लिए पहले हमने देखा वेग एक समान है, फिर हमने देखा वेग बढ़ रहा है। अब बढ़ने में क्या हो सकता है? सेम साइज भी हो सकता हो, समान रूप से भी बढ़ सकता है और असमान रूप से भी बढ़ सकता है।
हैप्पी पंचाल भाई स्लो करो थोड़ा। मेरे हिसाब से तो हैप्पी स्पीड तो ठीक है, और इससे स्लो करने का मतलब तो फिर आ, बहुत ज़्यादा ही हम स्लो हो जाएँगे। बताएँ बाकी आप सभी लोग भी क्या राय है आपकी? स्पीड ठीक है ना? ठीक है? विपिन बाबू उससे कंपेयर मत करना कि यकीन बैच में वो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया, उससे कंपेयर मत करना। फिलहाल आप इस बैच तक सीमित रहो बस, है ना? है ना? मतलब देखो, आपको ये समझना है कि एग्ज़ैक्टली जो काम हो रहा है, उससे जो तुमसे पूछा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बस इस सव ग्राफ का सवाल बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको ये देखना है, अगर वो कह रहा है कि वस्तु का वेग एक समान है और विस्थापन के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो तुम ये मत सोच लेना कि वेग एक समान है, तो विस्थापन भी एक समान होगा। बस ये गलती मत करना तुम, बाकी परफ़ेक्ट हो जाओगे तुम ग्राफ में। अगर वेग एक समान है, तो विस्थापन या त्वरण भी एक समान होगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आपका किसके लिए ग्राफ? ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए ग्राफ हो गए हैं। और अभी अगर आपके पास समय हो, तो मैं यहीं पे वेग और समय के ग्राफ खत्म कर दूंगा। 9 बजे कोई क्लास तो नहीं है ना? एक बार यस करके बताइए, क्योंकि 10 मिनट में वेग और समय का ग्राफ भी यहीं खत्म कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बढ़िया विशु, वेरी गुड। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास है, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको वेलोसिटी के बारे में जो है, वेलोसिटी और टाइम के बारे में जो है वो अगली क्लास में बता दूंगा। बट ये है कि कल गैप हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको समझने में समस्या ना हो। एक काम सभी करना भाई, रिक्वेस्ट है कि इन ग्राफ को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि ये हमने पढ़ लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के, आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ठीक है, आप केमिस्ट्री की क्लास में जाइएगा। प्लीज बस फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि परसों जब मैं आपको ये बताऊं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट सब यूनिफॉर्म होगा, ये नहीं है, तो फिर आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। एक बार फिर से प्लीज आप सारा का सारा रिपीट करना, रिवाइज करना। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, मैं फिर से एक बार सारा रिवाइज करा देता हूँ, एक दो बच्चों का अगर कोई डाउट है तो। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो अपना छोड़ के जा सकते हैं क्लास को। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। देखो, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस और ये है हमारा टाइम का एक्सिस। ठीक है, इसी को मैं बार बार कॉपी कर लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर मुझसे कहेगा कि वस्तु रुकी हुई है, तो रुकने का मतलब क्या है कि यहाँ पर है आपका टाइम और यहाँ पर है आपका डिस्प्लेसमेंट। टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिस्प्लेसमेंट। अगर वस्तु रुकी है तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। मतलब कहीं भी एक ग्राफ लाइन बना दो, यहाँ भी चाहे यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कहीं भी। अगर वस्तु मोशन में है, तो मोशन में होने के तीन तरीके हैं। मोशन का मतलब है पहला कि हो सकता है वो मोशन में है बट मोशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक मोशन हो। तो एक समान गति का मतलब ये हो जाता है। अब हो सकता है मोशन में लगातार वो अपने मोशन को बढ़ा रही हो, तो बढ़ाने का मतलब वो कर्व होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ भी। और अगर वो असमान रूप से बढ़ा रही है, तो इस कर्व में बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेंगी, नॉन यूनिफॉर्मिटी। यहाँ ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म होगा, बट यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म होता हुआ चला जाएगा। तो ये भी इंक्रीजिंग का है, ये भी इंक्रीजिंग का है। अब इनको ना रटने की कोशिश ही मत करना। आपको पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, आप सिर्फ मन में ये सोचो, कुछ भी एक केस सोच लो कि भाई वस्तु जो है वो रुकी हुई है, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? भैया रुकी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। फिर सोचो, अच्छा अगर वस्तु मान लो चल रही हो, एक सीक्वेंस में पढ़ो, खुद मन में सोचो, अगर मान लो वस्तु चल रही हो, अगर वस्तु चल रही हो, तो चलने में क्या ऑप्शन है कि वो एक समान वेग से चल रही है। तो एक समान वेग का मतलब क्या है, समान समय में समान डिस्प्लेसमेंट, बस बीच से ग्राफ होता चला जाएगा। अगर वस्तु चल रही है बट वेग बढ़ रहा है और वो भी एक समान रूप से, तो क्या होगा, एक कर्व चला जाएगा। अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है वो भी असमान रूप से, तो ग्राफ और ज्यादा कर्व होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आप इतना रिवाइज करके आइए, फिर हम लोग वेलोसिटी और टाइम के बारे में पढ़ेंगे मंडे को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।